प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फिलोसफर। और आप आज पढ़ेंगे बायोलॉजी का 5वां चैप्टर और 5वां चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा था, यह आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में आपने क्या देखा था नियंत्रण और समन्वय किसे कहते हैं। इसको हम बहुत ही बेसिक से मैंने आपको बताया था कि नियंत्रण किसे कहते हैं और समन्वय किसे कहते हैं। हमारे शरीर में क्या होता था, विभिन्न अंगों को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग या मस्तिष्क जो निर्देश दिया जाता है उसी को हम नियंत्रण कहते थे, और तालमेल को हम लोग समन्वय कहते थे। बहुत ही सुंदर से देखा था। जो बच्चे नहीं देखे थे वह पिछले वीडियो देख लेंगे, पार्ट 1 बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं आपको कि जिससे कि बोर महसूस नहीं हो और अच्छा फील हो, और आप लिख कर रोक कर वीडियो लिख सके। मेरा तो फोटो भी बीच में नहीं आता है, इसलिए आपको फोटो हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते हैं कि आप अच्छे से लिख सकें। तो जैसे कि आपको हम पूरा बताए थे कि इसमें नियंत्रण और समन्वय किसके किसके द्वारा होता है। दो चीजों से होता है। क्या होता है, एक रसायन के द्वारा जिसे हम हार्मोन भी कहते हैं, एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा। इसको हम विस्तार में आगे पढ़ेंगे। हार्मोन के द्वारा क्या होता है, इसका काट दाढ़ी का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना। लेकिन तंत्रिका तंत्र के क्या है, हमारे संवेदना को दिमाग यानी माथा तक पहुंचाना। संवेदना को हमारे माथा तक पहुंचाने का काम किसका है, तंत्रिका तंत्र का है। आइए हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको इसके बाद पढ़ाए थे हार्मोन क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, यह सब बहुत सुंदर बताए थे। हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि नियंत्रण करता है। हार्मोन की ग्रंथि रस भी कहा जाता है क्योंकि ग्रंथि से निकलता है। तंत्रिका किसे कहते हैं, जिस तंत्र के द्वारा अंगों का नियंत्रण किया जाता है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अरे तंत्रिका तंत्र का मतलब ये हुआ जिसके द्वारा, जब इसमें अभी हम आपको बताएं इसका क्या काम है, संवेदना को आपको माथा तक पहुंचाना यानी दिमाग तक पहुंचाना। तो तंत्रिका तंत्र हम कहेंगे जिस अंग के द्वारा हमारे शरीर को नियंत्रण और कोऑर्डिनेट या कंट्रोल किया जाता है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह सब देख चुके हैं। पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय देखे थे, पौधे में गति देखे थे। अनुवर्तन क्या है बहुत सुंदर से देखे थे। बाहरी कारकों के द्वारा पेड़ पौधे में झुकाव या गति जो होता है उसी को हम अनुवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश के कारण अनुवर्तन होता है तो प्रकाश अनुवर्तन कहते थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण अनुवर्तन होता था तो गुरुत्वाकर्षण कहते थे। अगर रसायन अनुवर्तन होता था, यदि रसायन के द्वारा गति होता है पौधे में तो उसे हम रसायन अनुवर्तन कहते हैं। जल के द्वारा अगर पौधे में देखिए जल यहाँ रखा हुआ है, इसके द्वारा ये गति हो रहा है इसका जल, तो इसको जलानुवर्तन कहे थे। बहुत अच्छा से देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे में रासायनिक समन्वय। यह आप बहुत सुंदर से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्या होता है पौधे में रासायनिक समन्वय, अभी तो हम गति को देख लिए थे। यह जो हम आपको देखे थे अनुवर्तन के बारे में सुंदर देखे थे कि गति कैसे होता है। अब पौधे में भी रासायनिक समन्वय होता है वह देख लेंगे। पौधे में रासायनिक समन्वय कुछ रसायन हार्मोन के द्वारा होता है। जो हार्मोन को पढ़ना एकदम मॉडल पेपर का है, मोस्ट VVI। समझिए पौधे में जो हार्मोन होता है उस हार्मोन कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। कुछ समन्वय करने के लिए पौधे में जो सामंजस्य यानी तालमेल करने के लिए, समन्वय मतलब तालमेल होता है। तालमेल करने के लिए जो हार्मोन होता है उसी हार्मोन को हम पादप हार्मोन कहते हैं। अथवा हम कह सकते हैं पेड़ पौधे के बीच जैविक क्रियाओं को समन्वय स्थापित करने के लिए जिस रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम पादप हार्मोन। पौधे को वृद्धि करने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बहुत सी जो पौधा में जो जैविक क्रिया है वह सब स्थापित करने के लिए जो रसायन की आवश्यकता होती है उसी को हम कहते हैं पादप हार्मोन। अब बारी बारी से हम लोग पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आगे देखिए पादप हार्मोन के प्रकार। यह देखिए रासायनिक संगठन एवं कार्य के आधार पर पादप हार्मोन के प्रकार। सबसे पहले ऑक्सीन, यह तो आपका मोस्ट VVI नहीं, मोस्ट VVI है। आपको 2025 में भी पूछा गया है, आगे हम बताएंगे। वह पूछा गया है जंतु पादप से, वह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है मोस्ट VVI क्वेश्चन ये सब है, मोस्ट VVI समझिए, समझ गए। अब आइए
यह ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। यह पादप हार्मोन है, यह एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन के बारे में अभी हम बताए हैं आपको, यह पौधे में समन्वय स्थापित करने का काम करता है, उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। तो समझिए यह क्या है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जो सबसे प्रमुख माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पौधे में ऑक्सिन का। समझ गए। इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। कौन किया था, डार्विन ने किया। यह पौधे के शीर्ष भाग, मतलब पौधा मान लीजिए यह आपका गमला है, मान लीजिए यह कोई गमला है, यह पौधा है, ये पौधा का ऊपर की भाग जो है ना, शीर्ष भाग, वही शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसका काम याद रखिएगा, लिखेगा ऑक्सिन का प्रमुख कार्य लिखें तो 4 कम से कम आपको लिखना है। लिखे ऐसे भी लिख सकता है 2 नंबर में, ऑक्सिन के कार्यों को लिखें तो आप लिखिएगा। देखिए सबसे पहले इसका कोशिका विभाजन का काम है। क्या काम है, कोशिका को विभाजन और खरपतवार को नष्ट करने, पौधे के अगल बगल में जो भी जंगल झाड़ होता है, खरपतवार, उसको समाप्त करने का काम भी ऑक्सिन का होता है। अगर ये याद हो गया तो आपका सारे अगला हो जाएगा, इससे जुड़ा हुआ वहां मिलेगा। तो तीसरा आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए सीरियल गड़बड़ है, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, इसको 2 3 कर सकते हैं। समझ गए। इसको क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो जड़ निर्माण में सहायता, ऑक्सिन का काम ही है जड़ का निर्माण करना। बीज रहित फलों का उत्पादन में सहायता करता है। बीज रहित जो फल होता है उसको भी उत्पादन में वो सहायता करता है। जैसे आप एक भी पौधा का नाम बता सकते हैं बीज रहित जो होता है, जैसे केला हो गया बीज रहित, इसमें बीज आप कभी देखे हैं नहीं, केला में बीज रहित होता है। इसका निर्माण करने में ऑक्सिन सहायक होता है। पेड़ पौधे को लंबाई बढ़ने में सहायक होता है। पेड़ पौधे की लंबाई भी बढ़ाने में ऑक्सिन सहायता करता है। यह आप नोट में बहुत ही सुंदर से लिख लेंगे कि ऑक्सिन क्या है। यह एक पादप हार्मोन है, यह प्रमुख माना जाता है। सबसे इसकी खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह शीर्ष भाग में पाया जाता है। इसका कार्य कोशिका को विभाजन करना, खरपतवार को नष्ट करना, जड़ का निर्माण में सहायता करना, बीज रहित फलों का उत्पादन में सहायक होना, पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाने में भी सहायता करता है ऑक्सिन हार्मोन। अब हार्मोन क्या है ये भी बताए, हम आपको 3 बार बता रहे हैं, इतना स्पीड से बता रहे हैं और थोड़ा बता भी रहे हैं ज्यादा बार, इसलिए आप यहां देख लेंगे हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन क्या है। अगला इसका जो है जिब्रेलिन, पादप हार्मोन का प्रकार जो है अगला पढ़ेंगे। जिब्रेलिन से क्या है, यही एक भी पादप हार्मोन है जिसका खोज 1962 में हुआ था। इसको किसने किया, कुरुसोवा ने किया था। किसने खोज किया था, कुरुसोवा के द्वारा किया गया था। यह 6 प्रकार का होता है। जिब्रेलिन 6 प्रकार का होता है, G1, G2, G3, G4, G5, G6। यह कितना प्रकार होता है, 6 प्रकार। याद हो गया हुआ। इसका जो प्रमुख काम है बौने पौधों को लंबा करना। ये जो छोटा पौधा होता है उसको लंबा करने में जिब्रेलिन से सहायक होता है। जिब्रेलिन जो होता है बौना पौधा को लंबा करने में सहायक होता है। तने की लंबाई में वृद्धि करना, तना भी इसके कारण लंबा होता है। बीज अंकुरन करने में सहायता, देखते हैं जब चना फुला के खाते हैं तो इसी के कारण, जिब्रेलिन के कारण भी वो अंकुरित हो जाता है बिना मट्टी के। बीज रहित फलों का विकास करना, अभी भी हम बोले थे इसमें भी ऑक्सिन में भी बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता है, तो यह भी बीज रहित फलों के बहुत कुछ मिलता जुलता होगा, इसलिए आप लोग को याद करने में बहुत आसान होगा। पहला अगर देख ले रहे हैं ऑक्सिन तो जिब्रेलिन आराम से याद हो जाएगा। 5वां देखेंगे पत्ती का चौड़ा और मोटा करना। बस अगर ये 5 में से 4 भी अगर याद रहता है तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं और अच्छे कर सकते हैं, इसमें आपका कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं याद रहता है तो आपको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन देख देख के आपको याद करना ही होगा, तभी जाकर आप अच्छे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसका तीसरा प्रकार देखिए साइटोकाइनिन। इसका तीसरा प्रकार है साइटोकाइनिन। इसमें भी लिखेगा यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है जिसका खोज 1955 ईस्वी में मिलर के द्वारा किया गया। मिलर के द्वारा किया गया। इसका काम क्या है, बीज का अंकुरन में सहायता। देखिए अभी हम बताए थे जिब्रेलिन से भी बीज के अंकुरन में सहायता करता है और यह भी है बीज के अंकुरन में, यही दोनों सहायता करता है। जिब्रेलिन से सहायता करता है और साइटोकाइनिन सहायता करता है, याद रखेंगे। कॉमन कुछ है उसको आप लोग याद रखें। ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन में मदद करना, या ऑक्सिन के साइटोकिनिन ऑक्सिन को सहायता भी करता है कोशिका को विभाजन करने में। या पर्णहरित को नष्ट होने से बचाता है। पर्णहरित जो है कहाँ पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, पत्ती में पाया जाता है, उसको नष्ट होने से बचाता है जिससे कि पौधे भोजन बनाता है।
पेड़ पौधे में सूखने से बचाता है, पेड़ पौधे को सूखने से भी यह बचाता है। पेड़ पौधे को सूखने से कौन बचाता है? साइटोकाइनिन। यह सब आप 2-4 बार पढ़ेंगे तब होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। यह जो है साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है, यह तो आपको याद रखना होगा। जिबरेलिन्स क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है। इसकी खोज कब हुआ वह भी देखेंगे। और अंतिम में देखेंगे यह एब्सिसिक एसिड। आप समझिए एसिड है, यह कोई पौधा को लाभ नहीं पहुंचाएगा। एसिड मतलब होता है खराब। आप देखे होंगे कभी एसिड आपके सर पर गिर जाता है, हाथ पर गिर जाएगा तो जला देगा, तो एसिड तो समझिए दुश्मन होता है। इसलिए एसिड जहां रहेगा, एब्सिसिक एसिड, यह भी एक पादप हार्मोन है, लेकिन यह पौधा में हानि पहुंचाता है। देखिए जो पेड़ पौधे में ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के विरुद्ध वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक जैसे कार्य करता है, मतलब उसका जो वृद्धि करने का काम करता था उसको, और जिबरेलिन और ऑक्सिन जो काम करता है उसके विरोधी काम करता है, साफ उल्टा करता है, पेड़ पौधा का हानि करने का काम करता है। इसका काम भी वही लिख देंगे। ऑक्सिन और जिबरेलिन के प्रभाव को रोक देता है। ऑक्सिन और जिबरेलिन के प्रभाव रोक देगा तो समझिए पौधा में दिक्कत होगा, नहीं होगा? बहुत दिक्कत होगा। जिसके पेड़ पौधे में वृद्धि रुक जाता है, पेड़ पौधे में वृद्धि रुक जाता है अगर एब्सिसिक एसिड ज्यादा हो जाएगा तो यह कोशिका विभाजन और दीर्घन को रोक देता है। यह कोशिका विभाजन और दीर्घन को भी रोक देगा। समझ गए? बहुत ही हानि पहुंचाएगा। एसिड जैसे देखिएगा तो पेड़ पौधा में हानि, तो आदमी को हानि पहुंचाता है तो पेड़ पौधा को हानि नहीं पहुंचाएगा। यह बढ़िया से आप नोट बना लेंगे और बहुत ही अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। और एक लास्ट इसमें देखिए एथिलीन, जो फल पकाने के रूप में आप लाते हैं, जिसको गांव देहात में कार्बेट कहते हैं। समझ गए? यह पौधा में होता है प्राकृतिक रूप से, वह भी फलों की पकाने के लिए आता है। यह भी लिखा हुआ होगा। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। इथिलीन क्या है? एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधे में प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। इथिलीन को याद रखेंगे, जिसको गाँव घर में क्या कहा जाता है? कार्बेट कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल क्या है? यह पौधे में किस भाग में पाया जाता है? हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं यह क्वेश्चन नहीं है, आपका पूरा किताब का निचोड़ है। यह आप समझिए, इससे बाहर आपको पूछा ही नहीं जाएगा। यदि पूछा भी जाता है तो आपको टॉप करने के लिए भी इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। कहिए क्यों? इसलिए कि आपको आधा ही क्वेश्चन बनाना है। अगर जो क्वेश्चन इसमें हम नहीं बताए हैं वह नहीं बनाना है, क्या दिक्कत है भाई? आधा तो बनाना है, सब कुछ डबल रहता है। आपको अभी टॉप करना कोई विशेष नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल क्या है? पौधे, यह पेड़ पौधे में किस भाग में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल हम पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में ही। यह एक प्रकार का वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन बनाने की क्रिया करती है। इसकी संपन्न करते ही यह पेड़ पौधा में मिसोफिक कोशिका में पाया जाता है। इसमें के कारण पत्ती का हर रंग, सीधे इतना लिखिएगा, क्लोरोफिन के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। यही हरा क्लोरोफिन के कारण पौधा भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करती है। बस हो गया, इतने बात नहीं लिखना है आपको। समझ गए? बहुत आसान है। इसमें जो फालतू चीज है उसको आप छांट कर भी नोट बना सकते हैं। और अगला आप देखिएगा, जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहिए नहीं। यह यदि अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क। समझ गए? यह आपको पढ़ लीजिए, बहुत ही सुंदर है। क्या है? जंतु में नियंत्रण और समन्वय। समझ गए? अब नियंत्रण और समन्वय तो हम पढ़ चुके हैं, अब जंतु में पढ़ेंगे। पादप में समझ चुके हैं, अब जंतु में समझेंगे। जंतु में 2 तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। पहले ये बता चुके हैं, एक हार्मोन यानी रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, एक तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। समझ गए? एक हार्मोन के द्वारा होता है उसे रासायनिक नियंत्रण समन्वय कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो होता है उसे हम तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय कहते हैं। समझ गए? जंतु में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? अब देखिए रासायनिक समन्वय जो है यह कैसे होता है यह हम बताते हैं। जंतु में रासायनिक समन्वय रासायनिक यौगिक के द्वारा होता है, यानी हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं?
हार्मोन कहते हैं। हमारे हार्मोन मंद गति से कार्य करता है, जो हमारे उत्तेजना पैदा करता है। इसका स्राव एक विशेष प्रकार की ग्रंथि से होता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में पदार्थों के संवहन के लिए कोई नलिका नहीं पाया जाता है, जबकि बल्कि रक्त के साथ मिलकर शरीर के सभी अंगों में भागों में फैल जाता है और अपने कार्यों को संपन्न करता है। कहने का मतलब है कि इसका कोई बहने के लिए जो हार्मोन बहता है ना, इसका कोई अलग से नलिका नहीं होता है। यह हार्मोन जो है ना, आपके शरीर में जो रक्त है उसी में मिल जाता है और उसी के सहायता से पूरे शरीर के भाग में मिल जाता है। यह है आपको पूरे शरीर को वृद्धि करने का काम करेगा। यह बहुत मंद गति से काम करेगा। अगर तेज गति से अगर काम कर दिया तो दाढ़ी इधर बना रहे हैं उधर निकल जाएगा, बाल इधर कटाए हैं तो तुरंत निकल जाएगा, तो लोग तो परेशान हो जाएगा, समझ गए। इसलिए यह वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, इसको वृद्धि तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ही आपका सब कुछ वृद्धि होता है। बच्चा जो है छोटा से बड़ा होता है। अगर यह हार्मोन अगर मसल उसमें ज्यादा हो तो तुरंत जवान होकर बूढ़ा हो जाएगा, समझ गए। इसलिए यह हार्मोन जो है रासायनिक समन्वय जो है बहुत धीरे धीरे से होता है। आप समझ गए रासायनिक। देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं जंतुओं में दो तरीका से समन्वय होता है। जंतु में जो समन्वय होता है, एक रासायनिक समन्वय होता है, एक तंत्रिका तंत्रीय समन्वय होता है। यह दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले जंतुओं में समन्वय कैसे होता है आपको बहुत ही अच्छा से, यह मंद गति से होता है, यह हार्मोन के द्वारा होता है, मंद गति से होता है। इसका जो अंतःस्रावी और बाह्यग्रम संवहन के द्वारा इसका कोई नलिका नहीं होता है, यह ब्लड में मिलकर ही अपना शरीर के सभी अंगों तक मिल जाता है। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थायराइड है, यकृत है, अधिवृक्क है और जनन है। और बाह्य ग्रंथि में श्वेत ग्रंथि है, दुग्ध ग्रंथि है, श्लेष्मा है और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है जो मुंह जो बनता है, यह सब बाह्य ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि में आता है, अग्नाशय आता है। यह आप लोग याद रखेंगे, जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे हार्मोन की स्राव होता है, हार्मोन निकलता है, जिसका आपके पूरे शरीर में समन्वय का काम करता है, तालमेल का काम करता है। अब देखिए रासायनिक समन्वय के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। दिमाग के द्वारा बनाया गया वैसा तंत्र जिसके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय का घटना इंसानों और जंतुओं में जो संपन्न होती है, उसे इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है। इसका परिभाषा दूसरा भी है, यहाँ देखिए, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और किया जाता है, जिस तंत्र के द्वारा, जिस यंत्र के द्वारा, जिस अंग के द्वारा विभिन्न अंगों को नियंत्रण एवं समन्वय का सामंजस्य स्थापित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। वह परिभाषा आप इस तंत्रिका नियंत्रण में आप दे सकते हैं बहुत ही सुंदर से, या तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं बहुत ही सुंदर से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन करें, चित्र सहित वर्णन करें। यह चित्र बनाना बहुत आसान है। देखिए यह ऐसे घुमा दीजिएगा, ये केंद्रक बना दीजिएगा, ये देखिए डेंड्राइट है, यह भी बना दीजिएगा, यह 2 भाग में बट जाएगा। ऐसे करके आप मोबाइल पर भी देखकर देख दीजिएगा, गूगल को पूछिएगा तंत्रिका तंत्र के सचित्र वर्णन करें तो बहुत सुंदर से मिल जाएगा। यहाँ जगह थोड़ा था कम, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए कहता है जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों के और वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ गए, तंत्रिका तंत्र बात समझ में आया, नर्वस सिस्टम। इसमें विभिन्न अंगों को नियंत्रण का काम करता है जिस अंग के द्वारा, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बस तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरु रज्जु मतलब पीठ, रीढ़ का हड्डी जो होता है उसको कहते हैं। इसमें निकलने वाली तंत्रिका का गणना की जाती है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, याद रखेंगे। इसकी संरचना मानव के शरीर में काफी जटिल होता है, काफी जटिल होता है। तंत्रिका तंत्र में 100 बिलियन तंत्रिका कोशिकाएं होती है, पाई जाती है, जिसका 90% भाग मस्तिष्क यानी माथा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के ग्राही अंगों से सूचना लेकर तंत्रिका
केंद्र तक पहुंचाना है। तंत्रिका केंद्र यहाँ है, शरीर के विभिन्न अंगों से यह सूचना ग्रहण करके यह यहाँ इसको पहुंचाना है। तंत्रिका केंद्र जो है यहाँ पर इसको पहुंचाने का काम करता है। समझ गए? आगे आइए, इसमें के प्रमुख अंग होते हैं, तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं साइटोन, एक्सोन और डेंड्राइट। उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। कोशिकांग, देखिए यही पूछा गया था इस बार के बोर्ड में, इस बोर्ड में यही पूछा गया था कोशिकांग है क्या है, मतलब कोशिका को अंग को लिखे। तो कोशिका का अंग आप 9th में भी पढ़े होंगे। कोशिका के अंग में गाल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका दर्भ होता है, यह सब पाया जाता है। बस ये कोशिकाओं में यही लिखिएगा। इसकी संरचना गोलाकार या अंडाकार होता है कोशिका का, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, कोशिका दर्भ, राइबोसोम यह सब पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिखिएगा तो चलेगा। आगे आइए, डेंड्राइट किसे कहते हैं? कोशिकाएं में छोटे बड़ी महीन शाखाएं पाई जाती है, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। यह संवेदना को ग्रहण करने का काम करती है। इसमें जो डेंड्राइट कहेंगे, यह जो देख रहे हैं बाहर जो निकला हुआ जैसे ऐसे करके, यह जो बाहर निकल के ऐसे ऐसे किया गया है, इसी को हम लोग डेंड्राइट कहेंगे। यह सूचना को ग्रहण करके आपका ये केंद्रक तक पहुंचाता है। समझ गए? अब आइए, तंत्रिका कक्ष। कोशिकाएं के सबसे लंबी तंतु को तंत्रिका कक्ष कहा जाता है, जिसका अंतिम सिरा संवेदना को न्यूरॉन के दूसरी कोशिका तक पहुंचने का काम करता है। देखिए, सबसे पहले सूचना डेंड्राइट को जाता है, डेंड्राइट को जाता है, उसके बाद डेंड्राइन को जाता है, उसके बाद साइटोन को जाता है, उसे एक्सोन को जाता है, उसके बाद सिर को जाता है, यानी माथा को जाता है, अंतिम में माथा को जाता है। इतना याद रखेंगे। शरीर के सबसे लंबी तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। याद रखेंगे। न्यूरॉन अभी हम बताए थे, न्यूरॉन हम आपको बताए थे, यहां से आप याद रखिएगा। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। पूरे को हम न्यूरॉन कहते हैं, जो कि शरीर के सबसे लंबी है। शरीर के सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। और शरीर के सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है? अब देखिए, यह पूरे गलत है। यह जो है आपका तीनों सवाल एक है, जबकि यह बहुत ही गलत है। यह यहाँ क्वेश्चन यह नहीं होकर आपके होगा वह लंबी कोशिका ठीक है, लंबी तंत्रिका तंत्र ठीक है, लेकिन आपका यह आपका पूरी की पूरी गलत है। आप यहाँ देखिए, आपका किताब में एक सेकेंड रुक जाइए, आपको हम देख के बताते हैं। यह होता है पुरुष में। देखिए, महिला में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, यहाँ देखो, यह तंत्रिका हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यह तंत्रिका तंत्र हटाइए। देखिए, शरीर में की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, जो कि महिला में पाया जाता है। और शरीर के सबसे छोटी कोशिका जो होता है शुक्राणु होता है, जो कि पुरुष में पाया जाता है। शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? पुरुष में होता है। शरीर की सबसे छोटी बड़ी कोशिका अंडाणु, बड़ी छोटी कोशिका शुक्राणु है। और तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कहेंगे तो न्यूरॉन हो जाएगा। समझ गए? इतना आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा से आपको याद हो गया होगा। और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क। यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।